सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक तो पहली बात हमारी फर्स्ट बुक ख़त्म हो गई है, ठीक है। सेकंड बुक हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जो हमारे कट गए हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट जो 2 चैप्टर्स और हैं जिसमें से स्लाइटली कुछ पोर्शंस हमारे कटे हुए हैं, वो हम जब चैप्टर कर रहे होंगे तब हम वो कर लेंगे, ठीक है। प्लस बट इसके लिए प्लीज़ वरी मत करना, क्योंकि मोस्टली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम थोड़ा सा जितना भी हमारा जो चैप्टर्स हैं वो हम पहले एक बार कवर कर लें। और अभी बस ये है कि मैं भी थोड़ा सा अपना रूटीनाइज कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा ढीला चल रहा था, तो मैं सेंटर पे भी जाके अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम कर रहा, बैकएंड वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप भी इनिशिएटिव लेना कि जो कुछ हमें तैयारी करनी है टेस्ट वेस्ट को लेकर या किसी भी चीज़ के लेकर, तो उसके लिए थोड़ा सा आपका भी इनिशिएटिव मुझे चाहिए होगा, ठीक है। वो बात की बात है, देखते हैं, पहले काम करते हैं। तो चैप्टर ये बुक 2 है, और चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। आज ये चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, और पूरे हमारे जो है भारत देश की गाथा वो यहाँ पे लिखी हुई है इस चैप्टर के अंदर, कि कैसे हमारा भारत देश जो है, इंडिया जो है हमारा बना, और ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर निकले, देन जाके जो है हम लोग जो है यहाँ पे अलग, ऑब्वियसली अलग हो गए थे हम लोग, सेपरेट पार्टीशन हो गया था हमारा। बट यहाँ पे इन्होंने जो है ये चैप्टर इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में बेसिकली ये क्या कहते हैं, जब हमारा देश तैयार हो रहा था, इंडिया बन रहा था, ठीक है, ओवरऑल था तो पहले से ही, कोई नई बात नहीं है। तो हमारा जो ये पार्टीशन हुआ उसके बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए, उस चैलेंजेस को यहाँ पे इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया। तो आप ये देखोगे इसका एक फ्लो है पूरे चैप्टर का, मैं थोड़ा सा कनेक्शन बना देता हूँ। तो देखोगे जो पहला चैप्टर है, आप इंडेक्स खोल लो, एक कनेक्शन लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला चैप्टर आपको ये बताता है कि इसमें सबसे पहला चैलेंज है कि इंडिया को इंटीग्रेट करके जो है एक यूनाइटेड कंट्री बनाना था, वो पहले चैप्टर में एक्सप्लेन है। दूसरा इन्होंने जो दूसरा चैप्टर है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी थी, ये दूसरा चैलेंज है, वो सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन है। थर्ड चैप्टर हमारा जो है, इन्होंने बोला था कि पॉवर्टी से हम लोगों के बाहर निकाल के लेके आना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, वो थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन है। तो ये सीरियल वाइज है, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैलेंज है, लिख लो, याद रहेगा, फ्लो में है तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है, ठीक है। फिर जो चैप्टर पहले वाले को क्या था? पहले वाले का वो था यूनाइटेड इंडिया एज ए यूनाइटेड कंट्री हमें बनानी है, ठीक है, वो चैलेंज यहाँ पे, हाँ वो चैलेंज बताया हुआ है। ये चैप्टर 1 2 3 कनेक्टेड है। ऐसे ही चैप्टर 4 पे जाओगे तो चैप्टर 4 का जो रिलेशन है वो आपकी फर्स्ट बुक से है, लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट बुक से आपका कनेक्शन बन जाता है चैप्टर 1 से, चैप्टर 4 से, चैप्टर 5 से, हाँ चैप्टर 1 से, चैप्टर 4 से, चैप्टर 5 से, ठीक है। इस तरह इस बुक में से कोई चैप्टर्स कटे हैं? हाँ बताया तो 8 और 9 कट गए वाले, 8 और 9 नहीं, 7 और 8, सॉरी 7 और 8, 7 और 8 कटे हैं, और 3 और 4 में से कुछ पोर्शंस हैं वो हम बाद में बताता हूँ कि कब कटे, क्या क्या कटे, ठीक है। तो चैप्टर 4 जो है इसका कनेक्शन आपकी बुक 1 से, बुक 1 के चैप्टर 1 4 5 से है। फिर आप ये देखते हो ये चैप्टर 4 यहाँ जहाँ एंड होता है, उसके बाद आप चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चैप्टर 5 समझ आएगा तो चैप्टर 6 समझ आएगा, चैप्टर 5 मिस कर दोगे चैप्टर 6 समझ नहीं आएगा। तो दोनों कहानियाँ हैं कि इसमें ये बताया गया कि कांग्रेस सिस्टम कब से बना, कब ख़त्म हुआ, और एमरजेंसी कब लगी, उसकी वजह से कांग्रेस कब खत्म हुआ, वो सब बताया था। तो ये कनेक्शन में फिर चैप्टर 7 और 8 तो कट ही गया, और चैप्टर 9 है, हालांकि चैप्टर 9 भी, हाँ ठीक है, चैप्टर 9 उसकी वजह से है, ठीक है, इसका कोई कनेक्शन नहीं। तो ये जो है फ्लो में हमें इस तरीके से करना होगा, ठीक है। पैरेलली मैंने आपको बताया मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो वो मैं साथ के साथ आपके लिए डालता रहूँगा, ये भी रिकॉर्ड हो रही है जो भी एक्सप्लेन मैंने किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब ये क्या है, इस बुक से मैं थोड़ा सा लगाव भी है, तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है ये बुक करा के, थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कोई नई बात नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंटली आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कहते हैं नेशन बिल्डिंग की बात ये आई, चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। और नया नेशन था हमारा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों अलग कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 1947 को। आने वाला है 15 अगस्त, हम उस दिन पतंग उड़ाते हैं, बट मेजर जो काम था वो यही होता कि भारत देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, बट एट द सेम टाइम जो है भारत और पाकिस्तान को जो है अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन पढ़ते हो, तो इसमें बोले हैं एट द आवर ऑफ द मिडनाइट्स ऑन 14th and 15th अगस्त 1947
India attained independence, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of Constituent Assembly at that night. This was the famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with. ठीक है, तो ये आप मार्क कर लेना, ये जो सेंटेंस है पूरा, कब आज़ादी मिली, 1 मार्कर है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो है वो किसने दी थी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी और कब दी थी। ये 1 and 1 1 2 2 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे बोर्ड्स में आया हुआ है, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, एज सिंपल। तो ये तो कहते हैं लोग, इसमें लोगों ने बोला कि ये जो मूवमेंट था इसका सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी पलक, हाँ जी पलक, मैंने ये बोला था कि जो स्टेटमेंट दिया है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन का फर्स्ट पैराग्राफ है, एट द आवर ऑफ द मिडनाइट 15 अगस्त 1947 इंडिया को यहाँ पे आज़ादी मिली थी। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के, और इन्होंने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई थी उस दिन रात को, ये डिक्लेयर किया। और ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच है जो कि हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, और ऑनलाइन आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी जवाहरलाल नेहरू की ही आवाज़ में, ठीक है। 1 and 2 मार्कर है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ओके। या तो ये वाला जो मूवमेंट है इसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे, और हमने अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे। नेशनल मूवमेंट था हमारा पूरा, ब्रिटिशर्स, मतलब हमारा मेन टारगेट ये था कि हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए, बट खुद मतलब चीज़ें इस तरीके से जो है मूव होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी यहाँ पे अलग कर दिया गया। मतलब लोग चाहते नहीं थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गोल्स थे, 2 गोल्स के ऊपर लोग जो है लोगों ने यहाँ पे अग्री किया। ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वर द 2 गोल्स विच एवरीवन अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला कि इंडिपेंडेंस के बाद हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिकली रन करेंगे, एंड सेकेंड, कंट्री जो है या गवर्नमेंट जो है हमारी, जो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बोला कि गवर्नमेंट जो है हमारी सबके भले के लिए काम करेगी, स्पेशली जो गरीब लोग हैं एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए काम करेगी। ये तो हमें एक तरीके से दिखा दिया था, एक मिराज जिसका कोई फ़ायदा आज तक ही हमें देखने को मिला। गरीबी भी बढ़ती चलेगी और गरीब भी बढ़ते चले गए, ये सब हमें चैप्टर 3 में भी पढ़ने को मिलेगा। अब क्योंकि हमारी क्या दिशा, कुछ कह रहे हो दिशा, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। क्वेश्चन ये वाला था, व्हाट वर द 2 गोल्स विच वर अग्रीड अपॉन, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। हाँ जी, ठीक है। तो अब ये था क्या हुआ कि कंट्री अब इंडिपेंडेंट थी, तो जो आपने जो है वादे किए थे वो उसको पूरा करने का टाइम आ गया था। तो हालांकि ये वादा जो निभाना वो आसान काम नहीं था यहाँ पे, तो जो वादा किया आपने वो निभाना पड़ेगा, बट निभाना इतना आसान नहीं था। तो कहते हैं इसलिए ईजी नहीं था। इंडिया बहुत बुरे सर्कमस्टांसिस में इसका बर्थ हुआ था। परहैप्स अब ऐसी किसी सिचुएशन में, जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, इस सिचुएशन में कोई भी कंट्री इस तरीके से नहीं हुई थी, ठीक है। और इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। फ्रीडम जो है कैसे मिला, आज़ादी कैसे मिली, पार्टीशन हो गया, ब्रिटिशर्स छोड़ के ज़रूर गए, बट हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। 1947 एक ऐसा साल था जहाँ पे ट्रॉमा, वायलेंस बहुत ज़्यादा था, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा था, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट था कि लोग आप अपना घर छोड़ के, सामान छोड़ के, पैसा, काम काज छोड़ के जो है अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे थे। इंडिया से लोग जो है पाकिस्तान की तरफ गए, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए, और इस सिचुएशन के अंदर इंडिया को ये सारे जो है अपने गोल्स अचीव करने थे, जो कि इसने ऊपर अभी जो है डिस्कस किए थोड़े से 2 गोल्स, ठीक है। थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया था। Yet the turmoil that accompanied independence did make our leaders did not lose sight of the multiple challenges that faced the new nation. तो कहते हैं इन सब के बावजूद भी हमारी कंट्री के सामने जो चैलेंजेस थे, लीडर्स जो थे हमारी कंट्री के, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा कि हमें शायद जो है हमारी जो विजन है उसको लेकर हम चलेंगे आगे, और ऐसा वो करते भी गए, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली। तो ये चैलेंजेस थे, मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट पैराग्राफ्स में 1-2 मार्कर, सेकंड पैराग्राफ्स में 2 गोल्स वाले 1-2 मार्कर, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, बेसिक वाले। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे 3 चैलेंजेस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। अब ये जो 3 चैलेंजेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ। 3 चैलेंजेस है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड चैलेंज। फर्स्ट चैलेंज था अकोमोडेशन एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सारे लोगों का, क्योंकि कई लोग थे, कई ऐसे स्टेट थे जो नहीं चाहते थे कि हम इंडिया के साथ रहें।
सेकंड इन्होंने बोला कि हमारी अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिकली रन करना है। थर्ड इन्होंने बोला जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसको भी हमें जो है हमारे सामने चैलेंज है इसको ख़त्म करना है। तो वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, एज इट इज़ ही लिखना होता है, यहाँ पे कोई जो है कुछ कटता नहीं है। फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है उसके आगे लिख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट चैलेंज है, सेकंड वाले पैराग्राफ के आगे सेकंड चैलेंज, थर्ड वाले पैराग्राफ के आगे थर्ड चैलेंज, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। एंड 4 और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने 3 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज जो यहाँ पे क्लियरली उनके सामने था कि अपने नेशन को इन्होंने यूनाइटेड बनाना था, येट अकोमोडेटिव बनाना था, बिकॉज इंडिया इज़ अ कल्चरली डाइवर्स नेशन। आज तक बहुत ज़्यादा कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं विदाउट ऑब्वियसली बिना किसी डिफ़िकल्टी के, जो कि हम लोग देख रहे होते हैं कि उनकी कास्ट, रिलीजन्स, क्रीड, एथनिसिटी, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो अकोमोडेट करके रहते हैं। बट ये उस टाइम पे बड़ा मेजर चैलेंज था कि कैसे इनको अकोमोडेट करेंगे। तो कहते हैं इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री थी, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, उनके अलग अलग कल्चर और रिलीजन थे। एट दैट टाइम ऐसा माना जाता था कि ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत लोग डाइवर्स हो, इतने लंबे टाइम तक इकट्ठे होकर नहीं रह सकते। पर ये देखो, ये चैप्टर है और आज हम हैं प्रैक्टिकली जो ज़िंदा है, इन सब सिचुएशन से होकर गुजरते हुए आज यहाँ तक ज़िंदा हम लोग हैं और बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, और अच्छे से हमारे दोस्त यार सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल, अगर सिंपल सी बात है तो हम अभी एग्जांपल के तौर पे ही बात करें तो अब जैसे वान्या है, वान्या बीइंग अ बनिया गर्ल, ठीक है, वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही होती है। मुस्कान है, मुस्कान बीइंग अ ब्राह्मण गर्ल, ठीक है, शर्माज है, तो ये सिख स्कूल में पढ़ रही है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी की ही फॉर्म है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, इस तरीके से। जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये हुआ, तो लोगों की एजम्पशंस थी, लोगों के एप्रीहेंशंस थे कि भैया इतने डाइवर्सिफाइड हो तो कहीं ना कहीं जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पार्टीशन की वजह से लोगों का डर और ज़्यादा बैठ गया, तो लोगों ने बोला अब तो इन्होंने जो है अलग अलग भी कर दिया है, तो शायद अब ये फिर और लंबे टाइम तक नहीं रह सकते। तो बहुत सारे सीरियस क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ इंडिया को लेकर। क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री की तरह सर्वाइव कर पाएगा? क्या जो है वो नेशनल यूनिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि हम सारी रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ को रिजेक्ट कर देंगे? या सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके सामने आया, हाउ वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव, कि कैसे हम लोग जो है इंटीग्रेट करें, कैसे सब लोगों को इकट्ठा करें हम इंडिया में और एक साथ रहे, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। क्योंकि एक इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था जिसकी वजह से हमारे देश, हमारे कंट्री और ये ब्रिटिशर्स के ऊपर भरोसा उठ चुका था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन्होंने अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। सेकेंड जो चैलेंज हमारे सामने आया, तो ये पहला चैलेंज था, इसके अपने की नोट्स की तरह आप लिख लीजिए, नेशनल इंटीग्रेशन चैलेंज है पहले वाला, अगर इसको सिंपल से बोला जाएगा तो। सेकंड चैलेंज है टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, बुक में भी लिखा हुआ है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वो इन्होंने बताया, ठीक है। तो दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने आया वो यही आया कि कैसे हम लोग डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करें। तो ऑब्वियसली हम लोग, हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक, हम लोग हैं, ठीक है, बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लिखा गया है, तो हम लोगों को यही बोला गया कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। एंड ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है, इसका हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, हमें देता है, हमारे पास वोट करने का हक है। हमने, इंडिया ने जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है यहाँ पे, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, जो भी इलेक्शन होते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमें लगता है वो सही है, हम उनको वोट देते हैं, हमारा पार्लियामेंट है। और ये फीचर क्या इंश्योर करता था कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होएगा, ठीक है, ये फीचर जो था डेमोक्रेसी में और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, कि पॉलिटिकल कंपटीशन होएगा पर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर होएगा, तो किसी को मना ही नहीं है, ठीक है। वरनीत को लग रहा है कि उसको इलेक्शन में खड़ा होना है, कि वो उसको लगता है कि वो जनकपुरी विधानसभा अच्छे से चला सकती है, तो वरनीत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। वान्या को लगता है कि वो नारायणा विधानसभा अच्छे से चला सकेगी, तो वो नारायणा में खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है मैं हरिनगर में चला सकता हूँ, तो मैं हरिनगर। पलक को लगता है महरौली में चला लेगी, मुस्कान को लगता है जो है रजौरी चला लेगी। अलग अलग तरीके से हम लोग देख के चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई गई, तो कंपटीशन है और अलग अलग पार्टीज़ भी आप चूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद करेगा हम उसको वोट कर देंगे। एंड इनफैक्ट
ऑन अ लाइटर नोट्स, अगर आप में से कोई इलेक्शन में खड़ा होगा तो मेरा सपोर्ट आपके साथ पूरा है। कुछ देश में बदलाव आप लोग लेकर आए तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पूरा कैंपेन का पैसा भी मेरे से ले लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी था बट सफिशिएंट नहीं था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी जाए। इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं। तो कहते हैं ना, वो कानून बना ज़रूर हुआ है बट वो किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है ये नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पे बोला। चैलेंज ये था कि इट वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जो डेमोक्रेसी में इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी है, जो बात ये फॉलो करना चाहते हैं, वो एक्चुअली में हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर फ़ायदा क्या। तो वो एक चैलेंज था जिसको इनको पूरा यहाँ पे करना था। तो सेकंड चैलेंज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, वो इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तीसरा चैलेंज यहाँ पे क्या आया कि तीसरा चैलेंज था टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो मतलब इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें एंड गरीबी हटाएं। मेन चैलेंज ये था टू रिमूव पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। ये ऐसे लिख सकते हो आप अपने थोड़े से की नोट्स की तरह, ताकि याद रहे। ठीक है, तो थर्ड चैलेंज यहाँ पे ये आया कि डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, एंटायर सोसाइटी को अच्छा करना है, कि सिर्फ स्पेसिफिक सेक्शंस के ऊपर मुझे नहीं देखना। यहाँ पे फिर जो है हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हम लोग फॉलो करेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस कल्चरल कम्युनिटीज़ को। एक हद तक हमने ये किया भी। ठीक है, सब लोगों को जिनके जिनके जो इश्यूज़ थे, कुछ था, कोई प्रॉब्लम थी या फिर कम्युनिटीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उनको रिकॉग्नाइज़ किया। एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी ये हमारे बोलता है, हमारे DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, DPSP में भी काम होता है। अब ऐसा नहीं है ना कि हाथ में चीज़ें, हथियार तो दे दिया पर चलाना नहीं सिखाया। तो वही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ले तो आए थे, चलाने वाली बात है, क्योंकि कई लोगों को आज भी अपने हक के बारे में नहीं पता है। तो ये चीज़ भी बोली गई। रियल चैलेंज यहाँ पे इन्होंने यही बताया, नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हम सब लोगों का भला करेंगे, सब लोगों को गरीबी से जो है बाहर निकालेंगे, सबको फ़ायदा पहुँचाएंगे, और ये सारी सिचुएशन जो चल रही है गरीबी की, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चैलेंजेस एज इट इज़ आपको लिखने होते हैं। 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। ये तीन चैलेंजेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हुए इन्होंने 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। इसमें से कुछ नहीं आता है, लास्ट 2 पैराग्राफ जो है इसको सिर्फ आप रीडिंग के लिए रख लेना, कुछ नहीं आता है इसमें से। रीडिंग भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहते हैं कैसे हमारे भारत देश जो आज़ाद हुआ था वो इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा, किसी को नहीं पता था। कैसे इंडिया जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये बुक जो है, जो हम पढ़ रहे हैं आज पहले चैप्टर से, ये सारे आंसर्स हमें देती है और ये बताती है कि हमारी जो है राजनीति की, पॉलिटिक्स की क्या कहानी थी। ठीक है, तो हमें जो है प्रॉपर आंसर्स मिलते हैं इस क्वेश्चंस, इस बुक से, कि क्या क्या जो है एरियाज़ थे, क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज़ थे जहाँ से हम लोग जो है उसको सॉल्व करके आगे बढ़े। और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसको हम लोग आगे बढ़ के चले। तो पहले 3 चैप्टर्स आपको 3 चैलेंजेस के बारे में यहाँ पे बता रहा है। इस चैप्टर में फर्दर जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ये बताया कि इस चैप्टर में हम लोग नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे। जब जैसे ही इंडिपेंडेंस हमें मिली उसके बाद ही हमारे सामने आया, एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हम लोग इंडिपेंडेंस पे पहुँचे। ये जो है हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा एक जो इशू था वो एक नेशनल यूनिटी का भी था, सिक्योरिटी का भी था, जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। एंड वी शैल देन सी हाउ इंडिया चोज टू शेप इटसेल्फ इनटू अ नेशन यूनाइटेड बाय शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। तो कहते हैं सबका जो, जब सबकी जो किस्मत थी वो इस कंट्री से अटैच थी, कैसे उसको आगे लेकर बढ़ेंगे ये किसी को पता नहीं था, बट करना था। और यूनाइटेड की जब हम लोग बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड होकर हम चलेंगे, जैसे कहते थे ना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की बात करने की बात करी जा रही थी यहाँ पे। तो ये बोलते थे कि लोगों की जितने भी एस्पिरेशंस हैं, अब जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है, मैं हूँ, आराध्या, दीपिका, डेलिसा, दिशा, गुनगुन, कीर्ति, पलक पलक, सारे लोग, मुस्कान, मान्या, वनी, तो इन सब लोगों को क्या है, इनके सबके एस्पिरेशन हो गया। मैं आपके एस्पिरेशन नहीं चूज़ करूँगा तो फिर फ़ायदा क्या है, मैं आपके एस्पिरेशन ही समझ के नहीं चलूँगा तो फिर फ़ायदा क्या है। तो हमें देख के चलना है। और उसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है, क्योंकि आप सारे कल्चरली डाइवर्स हो, डिस्पैरिटीज़ हैं, लोगों के बीच में डिफरेंस है, ये सब चीज़ें भी ख़त्म करनी है इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल विद ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें लिखा गया है, एंड डेमोक्रेटिक होके इक्वालिटी अचीव करके ये चीज़ हमें करनी थी। ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। ठीक है, तो ये आपके 3 चैलेंजेस थे जो इन्होंने यहाँ पे बताए। इसमें से किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ नहीं आया समझ तो।
अनम्यूट करके तो पूछ। ये का सेकंड एक्सप्लेन कर दो। कौन सा डेलिसा? सेकंड चैलेंज। सेकंड चैलेंज, ठीक है डेलिसा बता देता हूँ। ओके तो सेकंड क्या नहीं समझ आया मान्या? थर्ड चैलेंज। थर्ड चैलेंज, ओके ठीक है दोनों बता देता हूँ, दोनों बता। फर्स्ट तो आई होप समझ आ गया। फर्स्ट में एक्चुअली बेसिकली मैं तुम्हें इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। एक्चुअली क्या था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो 3 चैलेंजेस इनके सामने है। पहला तो चैलेंज ये था, तो हुआ क्या था कि ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट थे। तो उस टाइम पे क्या था, हमारे टोटल 563 स्टेट्स थे। अभी इमेजिन करो कितने हैं, उस टाइम पे देखो कितने स्टेट्स थे। 563 स्टेट्स में से कुछ प्रिंसले स्टेट्स थे। प्रिंसले स्टेट्स होते हैं राजा, जहाँ पे राजा का डायरेक्टली रूल था। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में और 10th में भी था ये थोड़ा थोड़ा। सर वो जैसे वो अवध हो गया या महाराजा ऑफ अवध, महाराजा ऑफ अवध है ना, बट वो महाराजा शाही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे करके। तो इन लोगों में से प्रिंसले स्टेट्स, कई सारे प्रिंसले स्टेट्स हैं जिन्होंने मना कर दिया था कि हम लोग जो है आपके साथ अटैच नहीं होंगे, और कुछ स्टेट्स थे उन्होंने भी बोल दिया कि इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनेंगे। तो पहला चैलेंज यही आया कि कैसे यूनिफाई होकर हम इंडिया में रहेंगे। वरना आप देखो, जो इंडिया आप इस टाइम पे देख रहे हो वो इंडिया ऐसा नहीं रहता, बीच बीच में भी कुछ कुछ कंट्रीज होती अगर ये लोग नहीं मानते तो। ठीक है, पहला चैलेंज ये था, सिंप्लीफाई किया जाए। सेकेंड, उन्होंने बोला इनको डेमोक्रेसी के ऊपर काम करना था। तो इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया था और पहले से बोला हुआ था, ठीक है, वान्या ये ऑलरेडी हम लोगों ने भी 11th में भी पढ़ा था, बाकी बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है 11th में, कि इसमें बोला गया था कि जब आज़ाद होंगे हम, पहले डिसाइडेड था, तो हम अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, संविधान लिखेंगे, संविधान लिखेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया था। ये नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है या सिंगल पार्टी का कोई कम्युनिस्ट रूल है या कुछ और रूल है। हमने बोला डेमोक्रेटिक रहेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रहेगी, विच मीन्स दैट मेरे को अगर किसी से, मेरा अगर कोई विजन है और मैं अगर उसको पूरा नहीं कर पाता, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम किसी को अपनी जगह खड़ा कर सकते हैं जो हमारी बात सुने और हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, जो कि आज इस टाइम पे होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, इसके बारे में, कि अगर ऐसा लगता है वरनीत को, फॉर एग्जांपल कि वरनीत को ये चीज़ चलानी है, वरनीत एक अच्छा कैंडिडेट बन सकती है अपने एरिया के लिए, तो वरनीत दूसरों की ज़रूरतों को पूरा अपने आप को रिप्रेजेंट करके कर सकती है। और हमें लगेगा वरनीत को वोट देना चाहिए तो देंगे, हमें लगेगा वान्या को देना, वान्या को देंगे, हमें लगेगा पलक को देना है, मुस्कान को देना है, कीर्ति को देना है, इस तरीके से हो जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इन्होंने यहाँ पे बात बताई थी, ठीक है। डेमोक्रेटिकली हम लोग इसको चलाएंगे, इक्वालिटी के बेसिस पे भी बात बोली गई। थर्ड चैलेंज इन्होंने इक्वालिटी के बारे में बताया। मेन जो काम था मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था, इसमें इन्होंने यही बोला था कि गरीबी हटानी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, ये तीसरा चैलेंज था, ठीक है। क्योंकि क्या था कि मेजरली जो है इंडिया के बुरे हाल थे, कैसे थे आपको पता ही है। हम ये दूसरी कहानी पढ़ रहे हैं, आज तक शायद आप लोगों को पता ही होगा, पहली कहानी यही थी कि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो इंडिया सोने की चिड़िया बुलाती थी, बाद में सोना चला गया तो चिड़िया ही रह गई यहाँ पे, अब तो वो भी नहीं रही, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने यहाँ पे बताया गया। तो इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब हो गई थी, तो गरीबी के चैलेंज को पूरा करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, उसके बारे में इन्होंने बात बताया। सिर्फ एक का नहीं भला करना है, सबका करना है, ये बताया। अब समझ आया वान्या, डेलिसा, बाकी सारे लोग? यस सर। वान्या समझ आ गया? ठीक है, कूल, ओके। ठीक है, तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, बट आगे का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो देखते हैं एक या दो जो भी हो पाता है वो कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, तो आप आओ सीधा पेज नंबर 8 पे आओ, पहले सीधा पेज नंबर 8 पे आ जाओ। 6 7 छोड़ दो, वो मैं बाद में बताता हूँ। पेज नंबर 8 पे आ जाओ। ओके, तो पेज नंबर 8 पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे जो टॉपिक है इसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो अभी तो फिलहाल नहीं हो पाएगा ये, बट मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि क्या इसमें इन्होंने बोला है। तो सबसे पहले इन्होंने जो है बात बताई है पार्टीशन, तो यहाँ से अब मेन कहानी शुरू होती है कि पार्टीशन
डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में इन्होंने बात करी कि लोग जो है अपनी जगह से जो है शिफ्ट हो गए, अपनी जगह से बिछड़ गए, और कई लोगों को जो जैसे जो लोग पाकिस्तान से यहाँ ट्रैवल करके आए, यहाँ से बाहर गए, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया गया, कैसे सेटल कराया गया, उसके बारे में बताया। बट उसको पहले अगर शुरू करें, इससे पहले उन्होंने पीछे कहानी बताई है कि एक्चुअली में इंडिया जो है और पाकिस्तान अलग क्यों हुए। तो हमें तो ये पता था भारत आज़ाद हुआ, आई होप आप लोगों को भी यही पता हो, भारत आज़ाद हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, क्यों हुआ, ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए। बट पीछे की कहानी क्या थी? पीछे की कहानी तो ये थी जो यहाँ पे एक्चुअली में चल रही थी, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो, टाइम निकाल के कभी भी टाइम मिले तो एक सरदार पटेल मूवी है, आपको काफ़ी जगह काफ़ी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, काफ़ी सरदार पटेल देखना, 3-3.5 घंटे की मूवी है। ये आपकी ये ना बुक क्लियर हो जाती है, मतलब 4-5 चैप्टर आपके क्लियर हो जाते हैं, 3-4 चैप्टर क्लियर हो जाते हैं आपके, और ये वाला प्रोसेस तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। एक मूवी फिर बाद में भी सजेस्ट करूँगा, सरदार पटेल, वो देखना ज़रूर मूवी, आपके ये 3-4 चैप्टर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। बहुत अमेजिंग मूवी है, ठीक है, टाइम निकाल के प्लीज़ ज़रूर देखना। तो ये इन्होंने बोला तो कहते हैं 14 से 15 अगस्त 1947 को दो नेशन स्टेट्स नहीं, एक नेशन स्टेट्स नहीं बल्कि दो नेशन स्टेट्स हमारे सामने आए, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये पार्टीशन की वजह से हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली जा रहे थे, उन्होंने भी बोला, और इनफैक्ट जो है पाकिस्तान यानी एक सेक्शन ऑफ लोग थे, उन्होंने भी बोला कि पाकिस्तान को अलग होना चाहिए, हिंदू लोग जो हैं यहाँ रहे, मुस्लिम लोग जो है पाकिस्तान में रहे। तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया और बॉर्डर इसका ड्रा आउट किया गया, डिमार्केट कर दी गई टेरिटरी, ठीक है। ऑब्वियसली हमें इसके बारे में पता भी है, और जिसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आज तक हमारी किताबों में चला आ रहा है, लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं। एंड टू नेशन थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे ये बोला गया, तो ये प्लीज़ मार्क कर लेना, कब आज़ाद हुए, इंडिया पाकिस्तान बना, टू नेशन थ्योरी मार्क कर लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है 1 और 2 मार्कर कि व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी, विच वॉज एडवांस बाय मुस्लिम लीग। तो टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने दी थी, 1 और 2 मार्कर, मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। इसमें क्या बोला मुस्लिम लीग ने कि इंडिया में एक नहीं बल्कि 2 तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे भी लोग थे, बिकॉज आज मुस्लिम कम्युनिटी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इन्होंने डिमांड किया हम पाकिस्तान, पाक मतलब साफ होता है, पाकिस्तान इन्होंने नाम रखा गया, अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया था और पाकिस्तान की डिमांड को भी अपोज किया था कि ऐसा नहीं करना। बट कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई 1940s के अंदर, और पॉलिटिकल कंपटीशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में थोड़ा सा बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमने जो है पाकिस्तान क्रिएट किया है यहाँ पे, और ये चीज़ जो है हमारे सामने यहाँ पे आई, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे, और जैसे इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था तो इंडिया ने जो है पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है, कि पार्टीशन हो रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना काम कर सकते हो। उस टाइम पे आप देखो 47 में 200 करोड़ रुपए की एक वैल्यू होती होगी, उस टाइम पे जो है सरकार ने इतने पैसे दिए थे। गदर मूवी में मेरे को याद नहीं है, देखनी पड़ेगी, बट मैं सर अच्छा पता नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगा, मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है ऐसे। ओके, तो ये आपको याद करना है। सर हैंडपंप वाली हाँ पता है, हैंडपम्प वाली मूवी मुझे पता है, मैं रात में देख के आया था, रात को 9 से 12 का शो, मुझे अच्छे से याद है भाई। स्कूल की छुट्टी कराई थी मैंने अपनी क्योंकि मेरे उस टाइम पे इवनिंग शिफ्ट होता था स्कूल का। ओके एनीवे, या तो ये इन्होंने बताया कि टू नेशन थ्योरी प्लीज़ मार्क कर लेना, किसने दी है और किसने अपोज करी है वो भी आप याद रखना। इसके बाद उन्होंने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन यहाँ पे समझाया हुआ है, तो सिर्फ यही टॉपिक कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। वैसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, बट इसके बीच बीच में से भी क्वेश्चन आया, प्लीज़ ध्यान से सुनना, कुछ नहीं समझ आएगी, ये सारी कहानी है, कोई इसमें रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर मत लेना, सिंपल कहानी अगर दिमाग में सेटल कर लोगे पिक्चर की तरह तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है सरदार पटेल मूवी ज़रूर देखना, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से चैप्टर क्लियर होएगा। तो कहते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन हुआ कैसे, तो डिसाइड किया गया जिस देश को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसको डिवाइड कर देंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये डिवीज़न बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि इसको डिसाइड करना ज़रूरी था कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हमने जो प्रिंसिपल डिसाइड किया वो प्रिंसिपल था द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। ये लाइन में अंडरलाइन कर लेना कि कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया, ठीक है। तो रिलीजियस मेजॉरिटी प्रिंसिपल था हमारा, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे। हिंदूज इंडिया में रहेंगे, हिंदुस्तान में, और मुस्लिम पाकिस्तान में।
जिसका मतलब ये था कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में जाएगी, बाकी सारे लोग इंडिया में रहेंगे। आइडिया बहुत सिंपल नज़र आता है, बट हमारे सामने जो है यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे, इसका आंसर यहाँ से कवर होता है। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में? पहली, कहते हैं कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी की एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। तो मतलब कायदे से देखा जाए तो बहुत मतलब अलग अलग जगह कहीं पे भी नहीं थे, कुछ जगह ही ये लोग इकट्ठे हो रखे थे, ठीक है। अलग अलग जगह हमें देखने को नहीं मिल रहे थे मुस्लिम लोग। फिर इन्होंने बोला कि एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो था, एक वेस्ट में था और एक ईस्ट में था। ईस्ट वाला आपको याद है बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था। वेस्ट वाला वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है, जिसको बोला जाता है। तो और इसको जोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो जैसे इंडिया का मैप देखोगे आप, आई होप आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। एक सेकेंड मैं दिखा भी देता हूँ। अरे जैसे ये मैप है देखो इंडिया का, ये वाला। तो यहाँ पे ये वेस्ट, ये पाकिस्तान इधर था, और ये वाला जो है इधर ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता था किसी भी सेंस में, इनको जोड़ नहीं सकते थे। ये एक ट्रबल वाली बात थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, जोड़ नहीं सकते थे, तो प्रॉब्लम था कि कैसे सेटल कराएंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि नई कंट्री पाकिस्तान में 2 टेरिटरीज होंगी, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इस तरीके से। और बीच में जो है इंडियन टेरिटरी थी, क्योंकि अल्टीमेटली बीच में तो सारा इंडिया पड़ेगा। फिर ये बोला गया। सेकंड जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली वो ये कि सारी मुस्लिम मेजॉरिटीज़ जो थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। सारे नहीं जाना चाहते थे। आज भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम है हमारी कंट्री में। खान अब्दुल गफ़ार खान, ये अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इसलिए बुलाया गया है इसको, आप ये मैप देखोगे जो मैंने आपको अभी दिखाया, दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन है ना, ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसको बुलाया जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इसको बोला जाता है। तो खान अब्दुल गफ़ार खान यहाँ के अच्छे लीडर माने जाते थे। इनका नाम जो था, इसको प्लीज़ याद रखना, इनको फ्रंटियर गांधी बुलाया जाता था। फॉर योर रेफरेंस, इनके नाम से गफ़ार मार्केट है हमारी करोल बाग में, ठीक है। फ्रंटियर गांधी इनको बुलाया जाता था। और इनकी जो है थ्योरी जो थी, इन्होंने अपोज किया कि 2 नेशन थ्योरी को हमें फॉलो नहीं करना है, गलत बात है। इवेंचुअली इनकी आवाज़ को दबा दिया गया और NWFA यानी पाकिस्तान को मर्ज कर दिया गया कम्प्लीटली, ठीक है। पाकिस्तान में उसको बना दिया गया, ये चीज़ हुई। थर्ड प्रॉब्लम देखी गई कि ये जो दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, पंजाब और बंगाल थे। पंजाब उधर हो गया, बंगाल इधर हो गया। इसमें जो है नॉन मुस्लिम्स भी बहुत सारे थे। इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि दोनों प्रोविंसेस को बाइफरकेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिलीजियस मेजॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन लोअर लेवल। तो इसको जैसे डिवाइड कर दिया गया। अब जैसे हम बांग्लादेश में हम लोग मानते हैं, हमें पता है कि मुस्लिम वहाँ पे बंगाली मुस्लिम भी है, वहाँ पे मुस्लिम भी है, दोनों की इक्वल कम्युनिटी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़रूरी है। और बांग्लादेश बहुत कट्टर है आज भी, लेकर आज भी जो है पाकिस्तान के साथ उसकी बनती नहीं है, ठीक है, जैसे भी देखा जाए। तो ये जो डिसीजन है, तो लोगों को ये लगा कि अचानक से कैसे हो गया। तो कहते हैं ये जो डिसीजन है सिर्फ 14 से 15 अगस्त की रात को नहीं लिया गया था। अब ये जो सरदार पटेल मूवी देखना, 75 डेज़ का उन्होंने टारगेट लिया था। हर दिन वो बैठते थे, 75 डे तक उन्होंने क्या क्या इम्प्लीमेंट करना था, सारा चिट्ठा बना के उन्होंने लिख के तैयार किया था। फिर रात को जैसे ही इनको पता चला कि ब्रिटिशर छोड़ के जा रहे हैं, उस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया शॉर्ट नोटिस पे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहा है। और उस दिन बेड़ा गर्क बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, लिटरली। इसका मतलब ये कि रात तक, शाम तक लोगों को पता ही नहीं था कि इंडिपेंडेंस जो है मिल रही है और इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो जाएंगे। और पार्टीशन की वजह से बहुत डीप ट्रॉमा हुआ लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ये चीज़ हुई, तीसरी प्रॉब्लम थी। और तीसरा जो चौथी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिली, विच वॉज द मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम, विच वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर की, क्योंकि हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान भाग रहे थे, पाकिस्तान से लोग जो है यहाँ भाग रहे थे। लाखों हिंदू, लाखों सिख लोग जो इस एरिया में थे, पाकिस्तान में भी थे। और इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो इंडिया साइड पंजाब और बंगाल में थे, दिल्ली में थे और आसपास थे यहाँ पे। उनको ये लगा कि हम तो फंस गए, अब हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता था। अब उनको ये लग रहा था, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम अपनी जगह पे, जहाँ पे हमारे पूर्वज, जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स रहते हुए आए हैं, हम यहाँ पे एलियंस हो गए, हमें यहाँ से जो है बेदखल कर दिया गया है, इस तरीके से।
एंड इतनी जल्दी जितनी देर में ये क्लियर होता इतनी देर में पार्टीशन हो गया, लोगों ने जो है इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। जैसे गदर मूवी का दिशा ने एग्जाम्पल दिया, लोगों ने हिंदू मुस्लिम ने आपस में लड़ाई करी, मुस्लिम सिख में लड़ाई करी, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे की लड़कियों को एबडक्ट कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं, फोर्स मैरिज कर रहे हैं, ऑनर किलिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। एंड इस तरीके की प्रॉब्लम को किसी ने कैलकुलेट नहीं किया था, किसी को ये हैंडल करना भी नहीं आता था, क्योंकि ब्रिटिशर भाई साहब तो चले गए थे। इनिशियली हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि चलो ये वायलेंस टेम्पररी है और कंट्रोल कर दी जाएगी, बट वायलेंस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। माइनॉरिटीज़ जो है दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर में, जिनके पास दोनों में ऑप्शन नहीं था, कि फ्यू आवर्स ऑफ नोटिस के अंदर इन लोगों को अपने घर, काम, ज़मीन, जायदाद सब छोड़ के आना पड़ा। बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ, आज भी वो दर्द लोगों के अंदर होता है। जैसे मैं भी कई लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ आए, कभी कभी मैंने बात भी करी है, तो वो बताते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम उनके साथ रही। इनफैक्ट आपके जैसे जो दादा दादी हैं घर में, जो उस टाइम पे जी के निकले हैं, या और कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनसे बैठ के बात करना, तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ये प्रोसेस था पूरा पार्टीशन का। इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ, टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ। बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था, पंजाब और बंगाल को बाइफरकेट करके। खान अब्दुल गफ़ार खान थे, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अपोज किया, पर उसको दबा दिया गया, ठीक है। अचानक से नहीं किया गया, इसके लिए फुल फ्लेजेड प्लानिंग थी, वो चीज़ें हुई। और माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पर जिस दिन ये हुआ उस दिन लड़ाई झगड़े बहुत हुए, ठीक है। ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वो इन्होंने यहाँ पे बताया। तो मैं जो एज इट इज़ एक्चुअली जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सरदार पटेल मूवी में एक्चुअली में दिखाया भी हुआ है सब चीज़ें, तो आप देखोगे तो आपको और क्लैरिटी होगा। इस टाइम पे मतलब क्लासेस तो स्कूल की जो हो रही नहीं है, तो आपके पास बथेरा टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ज़रूर देखना, ये आपको 3-4 चैप्टर क्लियर हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आज हम फिलहाल इतना ही कर रहे हैं। स्टिल 1 मिनट ले लो, अगर किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लो, किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया प्लीज़ पूछ लो। एक बार देख लो, किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया तो फटाफट पूछ लो, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। एनीवन? दिशा, देर तो नहीं कर रहे हो फ़ोन के पास पहुंचने में? पूछ लो भाई, तुम ही पूछ लो। क्या दीपिका? सर वो पंजाब में हरियाणा वाला बता दो एक बारी। हरियाणा तो नहीं बोला मैंने, बंगाल बोला है। सर यस सर, पंजाब एंड बंगाल, उसमें सॉरी। पंजाब एंड हरियाणा। पर दीपिका उसमें यही बताया कि एक्चुअली ना दो टेरिटरीज लग रही थी, स्कैटर्ड नहीं थे लोग जगह एक जगह ना इकट्ठे थे मुस्लिम कम्युनिटी वाले, तो कुछ तो पंजाब एरिया के पास थे, कुछ बंगाल एरिया के पास थे। अब ये कहते थे इसको डिवाइड तो कर दिया गया, अब डिवाइड कर दिया गया तो पाकिस्तान इनको एक बनाना था, बट वो अलग अलग हो गया और उसको जोड़ना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बीच में इंडियन टेरिटरी थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का नाम बना दिया। लेटर ऑन ये हुआ, ईस्ट जैसे हमने फर्स्ट बुक में चैप्टर 5 में पढ़ा ही था, चैप्टर 4 में पढ़ा था कि बांग्लादेश फिर अपने आप को अलग कंट्री बना लिया था उसने, लेटर ऑन इंडिया ने मदद करी थी, तो बांग्लादेश फिर अलग कंट्री बन गई और पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया। इस तरीके से हुआ था। अब समझ आया दीपिका? ठीक है सर। ठीक है। यस सर। Anyone else? Disha, Delisa, Gungun, Kirti, Muskan, Palak, Vanya, Varneet, Arajya. ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो आपको। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, कहानी आपके कानों में गूंजती रहेगी, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और सरदार पटेल मूवी प्लीज़ सी टू इट डेफिनेटली, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।